हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल ब्लेंडर हॉर्स में वेलकम करता हूं। आज हम ब्लेंडर के इंटरफेस को सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ब्लेंडर को पहली बार यूज कर रहे हैं तो जैसे ही आप अपने ब्लेंडर को ओपन करते हैं तो आपको एक स्प्लैश स्क्रीन नजर आती है। स्प्लैश स्क्रीन में टू पार्ट्स होते हैं। टॉप पर आपको एक इमेज दिखता है। जो इमेज है ये रिप्रेजेंट करता है आपके वर्जन को, जो आपका करंट वर्जन है जो आप यूज कर रहे हैं। इस वक्त मैं यूज कर रहा हूं वर्जन 2.82। इस इमेज के नीचे आपको ऑप्शन नजर आएंगे। पहला ऑप्शन है न्यू फाइल का। अगर आप डायरेक्टली ब्लेंडर को ओपन करना चाहते हैं तो जनरल पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप डायरेक्टली 2D एनिमेशन पर जंप करना चाहते हैं और डायरेक्टली 2D एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो 2D एनिमेशन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप कोई चीज मॉडल करना चाहते हैं या स्कल्प्ट करना चाहते हैं तो आप स्कल्पिंग पर क्लिक करेंगे। या फिर आप डायरेक्टली विजुअल इफेक्ट्स करना चाहते हैं मोशन ट्रैकिंग की हेल्प से तो आप VFX पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप कोई वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके अपने वीडियो एडिटर को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है रीसेंट फाइल्स की। रीसेंट फाइल जो आपने पहले यूज की होती हैं ब्लेंडर के अंदर वो यहाँ पर आपको शो होती हैं, दिखती हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं रिलीज नोट्स जो कि ब्लेंडर के ऑफिशियल्स ने बनाए हैं, कम्युनिटी ने बनाए हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ब्लेंडर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेवलपमेंट फंड के ऊपर आप क्लिक करके इनको सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपना कोई रिकवर लास्ट सेशन करना चाहते हैं जो कि पहले आपने ब्लेंडर को यूज करते हुए किया था तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ये आपको वहां पर ले जाएगा। या फिर आप कोई भी अपनी ब्लेंडर की फाइल को ओपन करना चाहते हैं जो आपने किसी भी फोल्डर के अंदर सेव करवाई थी तो डायरेक्टली आप यहाँ से ओपन करके उसको एक्सेस उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं स्प्लैश स्क्रीन को हटाना चाहते हैं तो आउटसाइड ऑफ इसके बाहर जहां पर भी आप क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करें, यहां पर क्लिक करें, यहां पर क्लिक करें या फिर यहां पर क्लिक करें तो ये स्प्लैश स्क्रीन हट जाएगी। मैं अपने माउस के लेफ्ट बटन को यहां पर क्लिक करूंगा, देखें तो ये गायब हो जाएगी। उसके बाद देखें अब आपका जो इंटरफेस है अब आपको दिख रहा है। अब आप देखें जैसे ही आप ब्लेंडर को पहली बार ओपन करते हैं डिफॉल्ट तो इसके अंदर आपके पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है डिफॉल्ट क्यूब, उसके बाद होती है लाइट और तीसरा होता है कैमरा। ठीक है। और अगर मैं ब्लेंडर के इंटरफेस को डिवाइड करूं पार्ट्स में तो मैं डिवाइड कर सकता हूं 6 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला होता है आपका व्यू पोर्ट। व्यू कहते हैं देखने को और पोर्ट वो रीजन जहां पे आप कोई काम करते हैं। व्यू देखें, अगर मैं व्यू पोर्ट की एग्जांपल दूं कि व्यू पोर्ट क्या चीज है। व्यू पोर्ट वो जगह है जहां पर आप कोई भी अपना काम कर सकते हैं, मॉडल करना चाहते हैं। ये आपको एक सारी स्पेस ग्रिड लाइन के तौर पर दी गई है। इस ग्रिड लाइन के ऊपर या नीचे आप कोई भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले जानेंगे कि इसके स्टार्ट से फाइल से। देखिए अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और फाइल के ऊपर आप कोई भी फाइल अपनी ओपन करना चाहते हैं या सेव करवाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं और या फिर ब्लेंडर को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फाइल्स के ऑप्शन से कर सकते हैं क्विक ब्लेंडर अगर आप करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एडिट का। अगर आप कोई चाहते हैं कि आपने एक्शन गलत परफॉर्म कर दिया है उसे रिवर्स कर दें तो आप अनडू पर क्लिक कीजिए। या फिर आपने कोई एक्शन पहले परफॉर्म किया था और आप चाहते हैं उसे वापस लें तो आप रीडू पर क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। इसी तरह आपके पास थर्ड ऑप्शन होता है रेंडर का। जब आप फाइनल अपनी एनिमेशन बना लेते हैं और आप चाहते हैं उसको सेव करवाएं एक इमेज के अंदर तो आप उसे यहाँ पर रेंडर उसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपका ऑप्शन आता है रेंडर इमेज का। अगर आप सिंगल इमेज को रेंडर करना चाहते हैं, सिंगल फ्रेम को रेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको बटन को क्लिक करेंगे अपने माउस पर लेफ्ट बटन पर क्लिक करते हुए तो आप उसे रेंडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मल्टीपल फ्रेम्स या फिर इमेजेस को डायरेक्टली कंबाइनली इकट्ठे तौर पर रेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप विंडोज ओपन करना चाहते हैं यानी न्यू विंडो ओपन करना चाहते हैं तो आप इसके साथ एक और भी विंडो ओपन कर सकते हैं। या फिर आपको हेल्प चाहिए ब्लेंडर की बनाने वालों से तो आप उनका सोल्यूशन मैनुअल में भी ले सकते हैं, आप उनकी ट्यूटोरियल्स भी चेक कर सकते हैं। आप उनसे सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। या फिर आप पाइथन की API रेफरेंस जो है उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं। उसके बाद हम अब बात करेंगे पहली बार इसके टॉप टूल बार के अंदर।
टॉप टूल बार के मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट आपका ये वाला है जिसके अंदर आपके पास सिंपल लेआउट है। उसके बाद आपके पास है मॉडलिंग और स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग के बाद पहला ऑप्शन देखें आपके पास है मॉडलिंग और स्कल्पटिंग का, ये एक ही ऑप्शन है। मॉडलिंग और स्कल्पटिंग किसे कहते हैं? मॉडलिंग कहते हैं आपकी मॉडलिंग की टाइप्स होती हैं, जैसे आप कहते हैं बॉक्स मॉडलिंग, क्यूब मॉडलिंग या फिर सिंपल मॉडलिंग आप यहां से करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये कुछ ऐसे फीचर्स के अंदर ले जाता है। ठीक है, इसके अंदर देखें लेआउट के अंदर आपके पास ये फीचर्स नहीं थे, मगर जैसे ही आप मॉडलिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इनको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अपने टी का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर, तो आप देखें इस टूल बार को ओपन आप कर सकते हैं। अब आप अगर अपने माउस के को इसके करीब लेकर जाएं, इसके बॉर्डर के, और आप देखिए एक एरो बना हुआ आएगा। अब आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए थोड़ा सा अपने माउस को मूव करवाएंगे तो देखें आपका ये जो टूल बार है, लेफ्ट टूल बार, ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टूल बार के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं मॉडलिंग के ऊपर। और मॉडलिंग के अंदर आपके पास देखें, इसके पास आपके पास ऑप्शंस आते हैं। आपके पास सबसे पहला ऑप्शन अगर आप यहाँ से देखें, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं, रोटेट करवाना चाहते हैं, इसे बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर आपको इसकी डायमेंशंस मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ से मेजर करेंगे। एक्सट्रूड करना चाहते हैं किसी रीजन को तो यहाँ से करेंगे। इसी तरह आप बाकी लूप कट, नाइफ स्पिन और स्मूथ करना चाहते हैं किसी एजेस को तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है डेफिनेशन मॉडलिंग की। मॉडलिंग कहते हैं आपके पास बॉक्स मॉडलिंग, क्यूब मॉडलिंग, सिंपल मॉडलिंग, ये एक ही तरह की मॉडलिंग होती है। इसको आप यूं कह सकते हैं कि सिंपल मॉडलिंग के अंदर आप सिंगल वर्टिसेस को लेकर मल्टीपल वर्टिसेस को यूज करते हुए अपनी कोई भी चीज बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसमें आप सिंगल वर्टेक्स को भी चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने अब एक सिंगल वर्टेक्स को सेलेक्ट किया है और मैं उसे यूज करते हुए अपनी कोई भी शेप बनाना चाहूं तो शेप बना सकता हूं। उसके बाद आती है स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग के जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो देखिए आपके पास बहुत सारे ब्रशेस ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एक ब्रश को चूज करूं और देखिए मैं अगर यूज करूं तो आपकी स्कल्पटिंग स्टार्ट हो गई है। स्कल्पटिंग की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, स्कल्पटिंग की डेफिनेशन ये होती है कि आप देखें बॉक्स मॉडलिंग के अंदर आप सिंगल वर्टेक्स को यूज करते हैं, मगर स्कल्पटिंग के अंदर आप मल्टीपल वर्टिसेस को डायरेक्टली एक्सेस करते हुए आप कोई भी शेप देना चाहें तो उसे शेप दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि इस टूल बार को थोड़ा बड़ा कर लें तो आप इसके करीब जाएंगे और एक एरो बना हुआ आएगा, अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए थोड़ा सा इसको ड्रैग करेंगे या पीछे करेंगे तो आप देखें आपका टूल बार बड़ा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यूवी एडिटिंग की। यूवी एडिटिंग क्या होती है? यूवी एक्चुअली ये जो U है ये X को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो V है वो Y को रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर हमने इनको X Y के नाम से कॉल नहीं करना, इनको हमने U और V की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। UV रिप्रेजेंटेशन के अंदर होता क्या है? एक्चुअली यूवी एडिटिंग के अंदर आप एक चाहते हैं कि आप इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं, इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं यूवी एडिटिंग की। यूवी एडिटिंग कहते हैं जस्ट लाइक अ रैपिंग ऑफ अ गिफ्ट पेपर। ठीक है, आप जैसे आपका कोई एक गिफ्ट है, गिफ्ट बॉक्स है और आप उसके ऊपर कोई रैपिंग शीट रैप कर देना चाहते हैं तो आप इसी तरह कोई भी शीट यहाँ पर इंसर्ट करवाकर उसके ऊपर रैप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसके ऊपर कोई भी चीज लपेटना चाहते हैं इस बॉक्स के ऊपर तो आप डायरेक्टली यहाँ पर उसको इंसर्ट करवाएंगे और यहाँ से उसको कर सकेंगे। डिटेल में इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्सचर पेंट को। टेक्सचर पेंट क्या चीज होती है? टेक्सचर पेंट के अंदर आपके पास देखिए जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास दो विंडोज डायरेक्टली ओपन हो जाती है। एक के अंदर आपको आपका मॉडल नजर आएगा और दूसरे पास आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप अपना कोई भी टेक्सचर डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ ब्रशेस दिए होते हैं, जैसे आप कोई ब्रश यूज करते हुए नॉर्मल लाइफ पे आप कुछ पेंट करते हैं, इसी तरह आप यहाँ पर डिजिटल पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मगर अगर अभी मैं करूं तो ये पर आगे मैसेज देगा मिसिंग टेक्सचर डिटेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर कोई टेक्सचर अभी मैंने ऐड नहीं किया तो इसलिए ये टेक्सचर पेंट को स्टार्ट नहीं कर रहा। उसके बाद आती है ऑप्शन शेडिंग की। शेडिंग किसे कहते हैं? शेडिंग कहते हैं आपके नोड्स को। देखें आप जैसे ही शेडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन नजर आता है। देखिए नोड्स के अंदर आप देखें जैसे आपके पास अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, ठीक है, तो
टेक्सचर पेंट, शेडिंग और यूवी एडिटिंग, ये तीनों आपके मटेरियल्स को यूज करने के लिए होती है। ठीक है, तो आपके पास आप चाहते हैं कि इसके शेडिंग के अंदर एक्सेस करें, तो शेडिंग के अंदर आप नोड्स को यूज करते हैं और इसे कोई भी इनके मल्टीपल नोड्स को यूज करते हुए कोई भी मटेरियल बना सकते हैं। नोड्स जो होते हैं एक्चुअली प्री डिफाइंड मटेरियल होते हैं जिनको आप कनेक्ट करके मल्टीपल मटेरियल्स बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एक नोड्स के अंदर में प्रिंसिपल BSDF है, इसके बेस कलर को चेंज करना चाहूँ तो मैं देखें जो कलर देना चाहूँ दे सकता हूँ। मैं अगर रेड दे दूं तो देखें रेड में ये मैं असाइन कर सकता हूं। और उसके बाद ये 4 पार्ट्स में आपका जो शेडिंग होता है ये डिवाइड हुआ होता है 4 पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट्स के अंदर आपको आपकी व्यू पोर्ट नजर आती है, दूसरे के अंदर आपका वो फोल्डर जहां से आप कोई भी अपना इंसर्ट करवाना चाहते हैं इमेज डायरेक्टली यहां से करवा सकते हैं। वो जब आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा। उसके बाद चौथा आपके पास नोट्स होती हैं, जहां पर सिर्फ अभी 2 नोट्स हैं, यहाँ पर आप मल्टीपल नोट्स को अटैच करके एक नया किस्म का टेक्सचर भी बना सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे एनिमेशन के ऊपर। एनिमेशन क्या होती है, जैसे ही आप एनिमेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी विंडो जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक आपका व्यू पोर्ट, दूसरे में आपकी रेंडर्ड फॉर्म एनिमेशन और तीसरी आपकी टाइमलाइन। देखिए आपको पिछले किसी भी फीचर के अंदर आपको यहाँ पर टाइमलाइन नजर नहीं आ रही थी। आपको टाइमलाइन या तो एनिमेशन के अंदर रिक्वायर्ड होती है जब आप कोई भी एनिमेशन बना रहे होते हैं या फिर आप कोई विजुअल इफेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं तो तब आपको टाइमलाइन की जरूरत पड़ती है। टाइमलाइन आपकी क्या होती है, देखिए टाइमलाइन एक्चुअली आपका एक सीक्वेंस है जिसके अंदर आप कहते हैं, जिसके अंदर आप अगर इनको रीड करना चाहें तो टाइमलाइन के अंदर ये आप अगर इसको रीड करें कैसे करेंगे, ये आपका फ्रेम नंबर 1 है, उसके बाद ये आपके इसी तरह फ्रेम नंबर 8 है, 20 है, 40 है, 60 है। अगर आप चाहते हैं इनकी लेंथ को चेंज करना और आप चाहते हैं कि आप इनको चेंज करना चाहें तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने राइट टूल बार को थोड़ा सा ड्रैग करके इधर लीजिए और आप यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर एक नजर आएगा, ये आपका वो रीजन है, यहाँ से आप डायरेक्टली इसका नंबर कोई भी नंबर देना चाहें, आप कहें कि डायरेक्टली 20 फ्रेम पर मुझे ले जाएं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली 20 फ्रेम पर ले जाएगा। यहाँ से आप इसकी लेंथ को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। देखिए ये आपकी लेंथ है, ठीक है, डिफॉल्ट ये 250 फ्रेम्स पर होता है। देखें तो मैंने इसको दोबारा 250 फ्रेम्स का कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इसकी लेंथ 170 करना चाहते हैं, 150 जितने भी करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रेंडरिंग के ऊपर। रेंडरिंग क्या होती है, रेंडरिंग कहते हैं रीडिंग ऑफ पिक्सेल्स को, कि आपका जो एक इमेज है, जो आप फाइनल इमेज बनाते हैं उसको कंप्यूटर रीड करता है। जो आप सेटिंग उसको असाइन करते हैं उसके लिहाज से वो रीड करता है कि आपका एक जो पिक्सल है, पिक्सल कहते हैं एक पॉइंट, आपका जो इमेज होता है वो 1000 ऑफ पिक्सल से बन के बना होता है। हर पिक्सल के ऊपर वो कहता है कि कितनी लाइट है, कितने मटेरियल्स हैं और कितने मैश के पॉलीगॉन्स मौजूद हैं, वो आपकी रेंडरिंग के दौरान उनको रीड करता है। रीडिंग, ये जो रेंडरिंग का प्रोसेस होता है ये एक्चुअली आपका CPU या फिर आपका GPU परफॉर्म करता है। उसके बाद आती है कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जैसे आप एडोब फोटोशॉप के अंदर भी देखते हैं और किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर भी देखते हैं, आप लेयर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। पहली लेयर के अंदर आपकी पहली तय के अंदर आप कहते हैं कि उसका बैकग्राउंड हो, दूसरे के अंदर उसकी एनिमेशन हो और तीसरे के अंदर आप कोई ट्रांजिशन यूज करना चाहते हैं तो सेपरेटली उनको लेयर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और वो कंपोजिटिंग के थ्रू होता है। उसमें भी आपको नोड्स को कनेक्ट करना पड़ता है, नोड्स को आप यूज करते हैं। और उसके बाद फाइनली इसका जो 10th ऑप्शन है वो है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग के आप ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अगर कोडिंग करना जानते हैं और आपकी लैंग्वेजेस अच्छी हैं तो जो मैं आपको बताता चलूँ 2 लैंग्वेजेस यूज की गई हैं ब्लेंडर के अंदर, वो है C++ और है दूसरी पाइथन। मगर मोस्टली इसका जो इंटरफेस है वो पाइथन बेस्ड है। यहाँ पर आपको नजर भी आएगा पाइथन इंटरैक्टिव कंसोल 3.7.4। ठीक है, आप यहाँ से इसको डायरेक्टली यहाँ पर इसकी कोडिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं वापस लेआउट के अंदर आ जाऊंगा और अब हम लेआउट के अंदर अगर देखेंगे तो आपको एक नजर आता है, आपके पास आता है लेफ्ट टूल बार। ये आपका लेफ्ट टूल बार है जिसके अंदर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया है सिलेक्ट बॉक्स। आप कोई भी चीज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके उसके बाद उसके ऊपर जाएंगे, अपने माउस के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको देखें वो चीज को आप कोई भी आइटम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है कर्सर का ऑप्शन। देखिए ये आपका एक कर्सर है, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक कर्सर
देखिए कर्सर आपको हेल्प करता है। कर्सर की जरूरत क्या है, जो कर्सर है वो आप कोई भी नया ऑब्जेक्ट ऐड करवाना चाहते हैं तो जिस जगह पर आपका कर्सर होगा वो नया ऑब्जेक्ट सिर्फ उसी जगह पर आकर ठहरेगा। जैसे मैं अगर एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाता हूँ एक और सिलेंडर, तो देखिए मैंने जो जिस जगह कर्सर होगा ये उसी जगह इंसर्ट होगा। अगर मैं अपना कर्सर यहाँ पर लेकर आता हूँ और कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाता हूँ तो ये देखें आप, जहाँ पे मेरा कर्सर होगा वो ऑब्जेक्ट वहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस टूल बार को हमने बड़ा कैसे करना है। आप अपने माउस के को इसके करीब लेकर जाएंगे, इसके बॉर्डर के, और अपने माउस पर लेफ्ट क्लिक करते हुए इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। आप ड्रैग करेंगे तो अब आपको देखिए इसके अंदर लिखा हुआ भी आ रहा है। सबसे पहला है सिलेक्शन बॉक्स, दूसरा है कर्सर और तीसरा है मूव। मूव कहते हैं, देखिए आपने कोई भी ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में उसे मूव करवाना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर क्यूब के ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक करते हुए आप अगर जी प्रेस करें अपने कीबोर्ड के ऊपर और उसके बाद एक्स वाई जी कोई भी डायरेक्शन बनाकर अपने माउस को थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो ये उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। या फिर आप मूव करने के अलावा इसे रोटेट करना चाहते हैं, इसे घुमाना चाहते हैं किसी भी एक्सिस पर, तो रोटेट करने की शॉर्टकट की है आर। आप आर प्रेस करेंगे और उसके बाद आप इसे रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है स्केलिंग। स्केल कहते हैं किसी चीज को बड़ा करना या फिर छोटा करना। ठीक है, तो अगर स्केलिंग की अगर आपको शॉर्टकट की बताऊं तो वो है एस। आप एस प्रेस करेंगे और उसके बाद एक्स वाई और जी कोई भी एक्सिस प्रेस करते हुए आप उसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप इसके पूरे, अगर आप इसे चाहते हैं कि इकट्ठे आप इसकी मूवमेंट भी कराएं, रोटेशन भी कराएं और स्केलिंग भी कराएं, ये तीनों ऑप्शन आप ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इकट्ठे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद एनोटेट के अंदर आपको पास एक पेंसिल आ जाती है, एक आप ये देखते हैं आपके पास एक पेन आ सकता है। आप कोई भी चीज ड्रॉ करना चाहते हैं अपने व्यू बोर्ड के ऊपर तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कोई चीज मैयर करना चाहते हैं, देखिए आप दो पॉइंट्स को मैयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने माउस की हेल्प से लेफ्ट क्लिक करते हुए वहां पर इसको ड्रैग कर देंगे तो ये देखें इसने इसको मैयर कर दिया है कि इसकी डायमेंशंस कितनी है। इसकी डायमेंशन देखें 2.6 मीटर्स में है तो ये उसको शो कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके राइट साइड पर। आपके राइट साइड पे क्या है, आपके राइट साइड पर है आउटलाइनर। आउटलाइनर क्या होता है, आउटलाइनर वो है जो भी आपकी चीजें आपके व्यू बोर्ड के अंदर मौजूद होंगी। यहाँ पर ये देखें आपका ये वाला व्यू पोर्ट है, ये आपके पास ग्रिड लाइन है, इसके ऊपर या नीचे जो भी इस स्पेस के अंदर मौजूद होगी वो यहाँ पर आपको लिस्ट की फॉर्म में नजर आएगी। अभी तो आपके पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट हैं तो डायरेक्टली आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, मगर जब आपके पास इस व्यू पोर्ट के अंदर 1000 ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आपको उनको एक्सेस करना होगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर उस पे यहाँ पर आप मैग्नीफायर के आके साथ में उसका नाम लिखेंगे। आपने अगर उसका नाम दिया हुआ है लाइट तो मैं जैसे लाइट के ऊपर लिखता हूँ तो ये लाइट को हाईलाइट कर देता है कि मैंने लाइट को ढूंढ लिया है। इसी तरह अगर आपके एक व्यू पोर्ट के अंदर सीन के अंदर बहुत सारी ट्रीज हैं और आप चाहते हैं कि ट्री को ढूंढे तो आप ट्री को आसानी से उसका ट्री को यहाँ पे नाम लिखेंगे और ट्री को ढूंढ लेंगे। उसके बाद आपके पास अगर आपकी मल्टीपल आपने एक बिल्डिंग्स यूज की हुई है, किसी रूम के अंदर आपने एक्सेस करना है तो आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह कैमराज हैं, आप अगर चाहते हैं कि मल्टीपल कैमराज को यूज करें तो आप मल्टीपल कैमराज को भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने 4 कैमराज इसको डुप्लीकेट बना दिए हैं, एक कैमरे के 3 डुप्लीकेट बना दिए तो अब आपके पास 4 कैमराज आ गए। आप चाहते हैं इस कैमरे को एक्सेस करें तो यहाँ से पहले इसका मैं नाम चेंज करूंगा कैम 2, कैम 2 के नाम से। अब मैं यहाँ से इसको सर्च करूंगा, देखें कैम 2 और फिर देखें डायरेक्टली ये उसको फाइंड कर लेगा। ठीक है, आप जो भी नाम इनको चाहें असाइन कर सकते हैं। आप अगर इसको चाहें तो इस लाइट को आप बल्ब का नाम दे दें, आप दे सकते हैं। आप जो भी नाम देना चाहें यहाँ से उसको दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर कलेक्शन का भी एक ऑप्शन होता है। आउटलाइनर के अंदर आप मल्टीपल कलेक्शंस बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 कलेक्शंस बनाऊं तो कलेक्शन बनाने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है एम की। आप एम प्रेस करते हैं तो आपको ऑप्शन देता है मूव टू कलेक्शन। यहाँ पे आप एक नई कलेक्शन बना देते हैं, उसका नाम लिखते हैं लाइट। अब आपके पास लाइट होगी। अगर आपके पास 100 ऑफ लाइट्स हैं एक सीन के अंदर तो आप उनको अपनी लाइट की कलेक्शन के अंदर सारी कलेक्शन लाइट की बना देंगे। अगर आप लाइट को क्लोज करना चाहें तो यहाँ से आप क्लिक करके लाइट की कलेक्शन को क्लोज भी कर सकते हैं।
ठीक है। अगर मेरे पास इस वक्त देखिए मैंने लाइट के नीचे लाइट नहीं रखी हुई, एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आप कलेक्शन के अंदर रखना चाहें रख सकते हैं। सिर्फ कलेक्शन के अंदर कलेक्शन एक्चुअली आपके रूम्स हैं कि आपने किस रूम के अंदर क्या रखा हुआ है। अगर आपने रूम 1 के अंदर आपने कोई भी अपनी चीज रखी हुई है, अपनी साइकिल रखी हुई है, तो यहाँ पर आप उसका साइकिल नाम अपनी कलेक्शन नंबर रूम नंबर 1 है उसके अंदर साइकिल है, यहाँ पे आप साइकिल रखना चाहते हैं तो साइकिल रख सकते हैं। आपकी कलेक्शन का मतलब है कि आपके कंपार्टमेंट्स हैं, आप किस रीजन में क्या रखना चाहते हैं। आने वाले वक्त में आप बहुत सारी बड़ी एनिमेशन बनाएंगे तो उसके बाद आपको चीज़ों को एक्सेस करना मुश्किल होगा। डायरेक्टली आप चाहेंगे कि यहाँ से कलेक्शन बनाएं और आप कलेक्शन को ओपन कर सकें। आप हंड्रेड्स ऑफ कलेक्शंस बना सकते हैं, जितनी कलेक्शंस बनाना चाहें बना सकते हैं। उसके बाद आपको चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से अनहाइड या हाइड करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखें जैसे इस ब्लिंकिंग आई के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये इस लाइट के ऊपर देखें मैं करूंगा तो ये इसे हाइड और अनहाइड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके नीचे है राइट टूल बार। राइट टूल बार के अंदर हमारे पास टोटल 13 ऑप्शंस होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10। और यहाँ पर आप देखें सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जितने आपके टॉप टूल बार के अंदर ऑप्शंस हैं इतने ही आपके राइट टूल बार के अंदर ऑप्शन, टोटल ऑप्शंस हैं आपके 10। कितने ऑप्शंस हैं आपके 10। तो सबसे पहले हम अगर ऑप्शंस देखें तो उसके अंदर ऑप्शन के अंदर क्या है, आपके ऑप्शंस के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन है आपका सीन। सीन के अंदर आपके पास ऑप्शन दी गई है कि आप अपना रेंडरिंग इंजन चूज कर सकते हैं। ब्लेंडर के अंदर डिफॉल्ट 3 तरह के इंजन मौजूद है। एक है ईवी, अगर आपकी वीडियो की लेंथ बड़ी है तो आप ईवी यूज करेंगे। अगर आप अपनी मॉडलिंग की सिर्फ रेंडरिंग करना चाहते हैं तो वर्कबेंच को यूज करेंगे, या फिर अगर आप रियलिस्टिक टाइप की नेचुरल रेंडरिंग करना चाहते हैं तो आप साइकिल्स इंजन को चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सैम्पलिंग की ऑप्शंस होती है और उसके बाद आपके पास एम्बिएंट ऑक्लूजन आप रखना चाहते हैं। ब्लूम, ब्लूम क्या होता है, ब्लूम होती है ब्लूम ऑफ लाइट। जैसे आप देखें लाइट आपकी जैसे ही ऑन होती है तो एक रोशनी का झटका सा आपको नजर आता है, इफेक्ट नजर आता है, जैसे ब्लूम, ठीक है। आपकी ब्लूम ऑफ लाइट अचानक से ब्लूम ऑफ लाइट जनरेट होगी। और उसके बाद आप कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड, और उसके बाद ये सारी आपके पास रेंडरिंग की ऑप्शंस हैं कि जब आप रेंडर करेंगे तो आपके पास सेटिंग्स कैसे होनी चाहिए वो यहाँ से आप सारी करेंगे। अगर आपके सीन के अंदर हेयर्स के पार्टिकल्स मौजूद हैं तो आपने उनको कैसे रेंडर करना है आप यहाँ से डायरेक्टली उनको कर सकते हैं। अगर आपके पास शेडोज हैं, साया है, तो आपने किस प्लेस पर कैसा रखना है तो यहाँ से आप उसे उसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इनडायरेक्ट लाइटिंग ऐड करना चाहते हैं तो आप बेकिंग इनडायरेक्ट लाइटिंग के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन डायमेंशंस। डायमेंशंस कहते हैं, ये डायमेंशंस का जो ऑप्शन है जब आपकी फाइनल रेंडर होता है इमेज, ये उसकी डायमेंशंस है। ये आपके इस क्यूब की डायमेंशंस नहीं है। ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये आपका इमेज होता है जो रेंडर फॉर्म में मौजूद होता है। ये इसकी जितनी भी डायमेंशन रखना चाहें डायमेंशन आप उसकी रख सकते हैं। अगर आप उसकी रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं, जैसे कि आप इसकी HD रखना चाहते हैं, 4K रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उस अपने इमेज की रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। उसकी आप कितनी क्वालिटी रखना चाहते हैं उसको क्वालिटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपके टोटल कितने फ्रेम होंगे आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो एनिमेशन बनाई है उसको एक इमेज के फॉर्म में सेव करवाना है या फिर आपने उसको किसी वीडियो फॉर्मेट के अंदर सेव करवाना है। यहाँ पे आपके पास इमेज के अंदर भी काफी ऑप्शन मौजूद हैं और मूवी के अंदर भी काफी ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन आता है लेयर्स का। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कंपोजिटिंग के अंदर आप लेयर्स यूज करते हैं वो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है आपके पास कैमरे की ऑप्शंस। देखिए अगर आपके पास कैमरा है तो आपने कैमरे को कैसे एक्सेस करना है। आपके पास देखिए मल्टीपल कैमरास होते हैं एक सीन के अंदर और आप चाहते हैं कि आप अपने कैमरे नंबर 2 को एक्टिव कराने चाहते हैं। तो ये मेरा इस वक्त कैमरा नंबर 2 है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा कैमरा नंबर 2 एक्सेस में आ चुका है। अब अगर मैं 0 प्रेस करूंगा तो ये 0 वाला ये जो मेरा कैमरा नंबर 2 है इसका फोकस दिखा रहा है। इसी तरह आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी कैमरास अगर चाहें तो आप अगर कैमरा नंबर 3 को एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पे आप कैमरे के अंदर जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर और इधर से आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कैमरे के अंदर जाके आप अपने जिस कैमरे को भी नाम देंगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अपना मैं कैमरे का नाम चेंज कर देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ OPP और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा OPP।
OPP के बाद ये कैमरे का नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आप अगर चाहते हैं रूम नंबर 1 कैमरा, तो आप यहाँ से रूम नंबर 1, और अब आप देखें यहाँ पे आप जाके लिखें रूम नंबर 1, तो आपको डायरेक्टली ये रूम नंबर 1 के कैमरे की एक्सेस दे देता है। ठीक है, अब वो फोकस कर रहा है आपका। देखिए एक वक्त में आपका एक ही कैमरा एक्टिव रह सकता है। आप मल्टीपल चाहते हैं कि एक सीन के अंदर आप इसको यूज करें, फ्रेम नंबर 10 के अंदर इस वाले कैमरे को यूज करें, फ्रेम नंबर 40 तक इस कैमरे को यूज करें, तो आप यूज कर सकते हैं। मगर एक्टिव एक ही कैमरा रह सकता है, मगर आप अपनी एनिमेशन के अंदर मल्टीपल कैमरास को यूज एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है वर्ल्ड का। ये आपके पास वर्ल्ड है। ठीक है, अगर मैं जी प्रेस करता हूं और यहाँ पर आता हूं रेंडर्ड फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि जो वर्ल्ड है ये एक्चुअली आपका बैकग्राउंड है, आपका बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर मैं इसका कलर चेंज करवाना चाहूँ, तो यहाँ से आप जो भी अपना कलर चेंज करना चाहें, ये देखें मैं इसके अंदर जाता हूँ वर्ल्ड के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पे सरफेस के नीचे है कलर, कलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और जो भी कलर चूज करना चाहूँ मैं कलर चूज अपने बैकग्राउंड का वर्ल्ड का चूज कर सकता हूँ। तो मैं जी प्रेस करके वापस सॉलिड मूव में वापस आ गया हूँ, और उसके बाद आपके पास है नंबर 6, आपके पास है इसके बाद आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, कि आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज कैसा होगा, वो किस लोकेशन पर होगा, उसकी रोटेशन कैसी होगी, उसकी स्केलिंग कैसे होगी। अगर आप उसे जी डायरेक्शन में थोड़ा मूव करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली उसको मूव करवा सकते हैं। उसके बाद आप उसको रोटेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ से रोटेट करवाएं, जिस एक्सिस पर आप उसे रोटेट करवाना चाहें आप रोटेट करवा सकते हैं। आप उसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो स्केलिंग के ऑप्शन के अंदर आप कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपके पास यही मिलेगी, लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग। ट्रांसफॉर्मेशन इन 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग, ये 3 चीजों से मिलकर ये बनी होती है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मॉडिफायर का। ठीक है, मॉडिफायर का ऑप्शन, तो मॉडिफायर का ऑप्शन है उसके बाद आपके पास। ठीक है, मॉडिफायर के ऑप्शन के अंदर आपके पास टोटल कितनी ऑप्शंस हैं, आपके पास नंबर है ये, और उसके बाद आप इसके यहाँ पे मॉडिफायर के अंदर आप ऐड मॉडिफायर करेंगे इसके अंदर, और सॉलिडिफाई, आपके पास बहुत सारे मॉडिफायर्स दिए गए जिसके अंदर आप अरे का कॉन्सेप्ट, इसको अरे के कॉन्सेप्ट से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली मॉडिफायर जो है आपका कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको डायरेक्टली मॉडिफाई करके किसी भी फॉर्म में दे सकता है। आप इधर से कोई भी चूज करना चाहें यूज कर मल्टीपल यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक बात शुरू में बताई थी कि हमारे पास ऑप्शंस कितने होते हैं राइट टूल बार के अंदर, तो बिल्कुल आप यहाँ से रीड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ही होते हैं। वो आपके वेरी करते हैं राइट टूल बार के अंदर। अगर आपके देखें आपका कैमरा है तो ऑप्शन कम हो जाएंगे, और अगर आपके पास क्यूब है तो आपके ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे। तो हर ऑब्जेक्ट के लिहाज से राइट टूल बार के अंदर आपके ऑब्जेक्ट बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आप देखें ऑप्शन, इसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन है जो है पार्टिकल प्रॉपर्टीज। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और अगर इस प्लस के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करूं और उसके बाद फिर मैं स्पेस बार प्रेस करूं तो ये प्ले एनिमेशन कर देता है। ठीक है, यहाँ से आप पार्टिकल सिस्टम को यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूं, और उसके बाद आपकी एक और प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिक्स की प्रॉपर्टीज के अंदर आप इसके अंदर फोर्स फील्ड, फोर्स कहते हैं हवा को, उसको यूज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं अचानक से आप एक कपड़ा है उसके अंदर फोर्स आ जाए फील्ड, और हवा से वो मूव करके इस जगह से इधर चला जाए, तो आप फोर्स फील्ड को यूज करते हैं। या फिर आप अगर कोलिजन यूज करना चाहते हैं, दो चीजों का आपस में टकराना चाहते हैं, तो आप कोलिजन के ऑप्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि ये आके इसको लगे और इसे कोलाइड करके ये इधर चला जाए। ठीक है, और फिर इस तरह आप कोलिजन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है क्लोथ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्लोथ जैसे कि आपने जब भी क्लोथ्स बनाने होंगे, अपने कपड़े बनाना होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहते हैं, आप कॉटन यूज करना चाहते हैं, उसके बाद उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ से इसके प्रॉपर्टीज के नीचे चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है डायनामिक पेंट। डायनामिक पेंट के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जैसे आप डायनामिक अपना कोई भी ब्रश लेकर नॉर्मल लाइफ में पेंट करते हैं, इसी तरह आप एक ब्रश दिया जाता है और आप अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट को ब्रश करके उसको पेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सॉफ्ट बॉडी है, आपके पास फ्लूइड है। फ्लूइड के अंदर आपके पास लिक्विड होता है। एक्चुअली फ्लूइड जो होता है ये आपका लिक्विड होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई एनिमेशन बनाएं, जैसे आपकी कैचअप की एनिमेशन है,
आपकी वाटर की एनिमेशन है तो आप यहाँ से फ्लूइड को यूज करके वो एनिमेशन बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास रिजिड बॉडी के कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट्स हैं और रिजिड बॉडी, ये दोनों अलग अलग हैं। आप अगर रिजिड बॉडी को यूज करेंगे तो ये सेपरेटली आपको ऐड करके दिखाएगा और उसके बाद इनको यूज करके आप सेपरेटली यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास ऐड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स कहते हैं लिमिटेशंस को, मगर आप कहते हैं कि यार ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ जी डायरेक्शन में ही मूव करें, और आप यहाँ से कुछ कंस्ट्रेंट लगा देते हैं और लिमिट रोटेशन लगा देते हैं, लिमिट लोकेशन लगा देते हैं, तो ये सिर्फ यहीं तक मूव करेगा। ठीक है, आपको एनिमेशन के अंदर ये चीजें हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद है आपके पास ऑब्जेक्ट डाटा। ऑब्जेक्ट डाटा के अंदर हमारे पास वर्टेक्स ग्रुप, शेप कीज और यूवी मैक्स, इनको हम मैप्स को बाद में डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद फाइनली है आपका मटेरियल। मैंने आपको शेडिंग के अंदर ऑप्शन दिखाई थी कुछ नोड्स, वो उसके अंदर मैं मटेरियल का कलर चेंज करता हूँ। वहां के अलावा यहाँ पर भी आप अगर कलर चेंज करना चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसका कलर कुछ भी करना चाहूँ तो कलर दे सकता हूँ। आप कहेंगे कि यहाँ कलर नजर तो नहीं आ रहा, आप इसके लिए जी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पर और यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर मटेरियल व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको देखें जो भी अब आपका मटेरियल व्यू है, अब आप अपने मटेरियल को भी देख सकते हैं। अब आप अगर जो भी कलर यहाँ से देंगे वो आपको कलर नजर आएगा। मैं वापस जी प्रेस करते हुए सॉलिड मोड में अंदर आ जाऊंगा और उसके बाद फाइनली है हमारे पास मटेरियल। ठीक है, यहाँ से आप मटेरियल के बाद हमारे पास मटेरियल के बाद हमारे पास है ब्रश। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर्स की ऑप्शन होती हैं, बाहर से हम कोई भी टेक्सचर इंसर्ट करवा के इसके ऊपर उसको इंसर्ट करवा के यूवी एडिटिंग की हेल्प से इसके ऊपर रैप कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और फाइनली आते हैं अपने एक और टूल बार के अंदर, जो कि टूल बार तो नहीं है, आपकी टाइम लाइन है। टाइम लाइन आपको यूज करते हैं कि आपका जो ये क्यूब है ये पहले फ्रेम के अंदर इस पोजीशन पे हो और 20 फ्रेम पे ये इस पोजीशन पर आ जाए। तो टाइम लाइन से आप सिर्फ अपनी एनिमेशन बनाते हैं। एनिमेशन के अंदर आपके पास, ठीक है, आप एनिमेशन की आपके पास मल्टीपल एनिमेशन हो सकती हैं। आपके पास जंप की एनिमेशन हो सकती है, आपके पास करेक्टर एनिमेशन हो सकती है। आप कोई भी एनिमेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कि आपका करेक्टर है और यहाँ पर वो खड़ा है फ्रेम नंबर 1 पे और चाहते हैं कि फ्रेम नंबर 20 पे वो यहाँ पर आ जाए, तो आप यहाँ पर उसको की फ्रेम्स ऐड करवा के टाइमलाइन पे करवा सकते हैं। टाइमलाइन की अगर आप साइज चाहें बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, तो एंड के ऊपर आप क्लिक करके आप बैक स्पेस करेंगे और आप जो भी फिगर प्रेस करेंगे यहाँ पर वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा था पूरा इंटरफेस। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें कि आज का हमारा इंटरफेस क्या था, तो सबसे पहले था हमारा व्यू पोर्ट। ये जो आपका जितना भी रीजन है ग्रिड के ऊपर नीचे और आसपास, ये आपका व्यू पोर्ट है। उसके बाद है आपका टॉप टूल बार, उसके बाद ये आपका आउटलाइनर और उसके नीचे है आपका राइट टूल बार, उसके नीचे है हमारी टाइमलाइन और ये है आपका लेफ्ट टूल बार। उसके बाद हमारे पास एक और टूल बार होता है। अगर हम अपने कीबोर्ड पर एन प्रेस करें तो आपको एक और टूल बार नजर आएगा, इसे हम कहते हैं राइट सब टूल बार। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास व्यू के, ठीक है, आपके कैमरे की प्रॉपर्टीज कैसे हैं जैसे, ठीक है, आपके पास टूल कैसे हैं, ठीक है, यहाँ से आप मैयर कर सकते हैं चीजें, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है आइटम की ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताई 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग की, और चौथी इसकी डायमेंशंस को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये रहा हमारा राइट सब टूल बार। में एन प्रेस करके इसको क्लोज कर देता हूँ और इस तरह मैंने आपको बताया कि इंटरफेस कैसा होता है ब्लेंडर को, उसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे उसे इंटरेक्ट करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले ट्यूटोरियल्स में हम कुछ और देखेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि एनिमेशन मॉडलिंग कैसे करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।